आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि हमारे आसपास काफी सारे चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव के माध्यम से सवाल तो आते ही होंगे कि आखिर ये चुनाव आयोग क्या है। अब देखिए, आप लोग एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, अगर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर चीजें कैसे याद रहेंगी। आपको ध्यान देना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, आसपास कहाँ चुनाव चल रहे हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। सबसे पहले ये बात करते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में हमारे संविधान में कहां पर कहा गया है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक ये कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। इसके बाद ये संविधान के भाग 15 में कहा गया है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज आपको जो भी क्लास में बताया जाएगा वो सब कुछ एग्जाम के बेस पर ही बताया जाएगा। इसके साथ ही आपको कहानी में लगभग सारी चीजें याद रहें, इस तरीके से भी आपको मैं समझाने की बताने की कोशिश करूंगी। इसके बाद स्वतंत्र निकाय। देखिए, चुनाव आयोग को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर चुनाव कराना है, इलेक्शन कराना है, स्वतंत्र रूप से छोड़ना होगा, फ्रीडम देना होगा। तो इसलिए संविधान में भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को आपको स्वतंत्र रखना होगा। इसके बाद उसका उद्देश्य क्या होगा ये भी बता दिया गया है कि इसका उद्देश्य होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। यहाँ पर इसका उद्देश्य हो गया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये स्वतंत्र निकाय है। संविधान के भाग 15 में इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 ए तक चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है। ये सभी लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस पर इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस एग्जाम में भी इन्हीं सारी बातों को घुमा करके पूछा जा सकता है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कई सारे चुनाव करवाता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव कराता है। इसके बाद संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही होता है। इन दोनों का ही चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें राज्य की, तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में राज्य का विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों ही आते हैं। संसद में राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सब का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसके अलावा बाकी जितने भी चुनाव हैं वो राज्य अपने अपने हिसाब से कराते हैं, उनके लिए राज्य का अपना निर्वाचन आयोग होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बना दिया गया, अब इसमें काम कौन कौन करता है, इसमें मुख्य लोग कौन होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि 3 लोग अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हैं चीफ और उसके बाद है बाकी 2 लोग। चीफ या मुख्य निर्वाचन आयोग, और इसके अलावा बाकी 2 आयुक्त हैं, मतलब कि निर्वाचन आयुक्त। अभी का जो सिस्टम है उसमें यह फॉलो किया जाता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। मतलब यह है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके बाद बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 2 इलेक्शन कमिश्नर। और इनकी पोस्टिंग कैसे होगी इसके बारे में बात करें तो देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति तो कर दिया। अब इसके बाद 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति होनी बाकी है। तो जब इनकी नियुक्ति की जाएगी तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति के पास। मतलब सिस्टम ये रहेगा कि राष्ट्रपति ने इनको चुना, अब ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेंगे। अब इन्होंने सिफारिश किया कि बाकी दोनों आयुक्तों की नियुक्ति की जाए या कमिश्नर की। अब इसके बाद राष्ट्रपति इन दोनों की नियुक्ति करेंगे। सिस्टम ये चलता है। इसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब ये आयुक्त, मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी निर्वाचन आयुक्त, ये सभी जब अपना अपना वर्क कर रहे होंगे तो इनके लिए जो वेतन दिया जाता है इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, ऐसा कोई भी परिवर्तन इनके वेतन में नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब ये लोग अपना काम कर रहे हों। अब बात करते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं,
इनको किस तरीके से हटाया जाता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने का तरीका एक ही है कि इनको उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं इनको हटाने के लिए वही प्रोसेस अपनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है। अब इसके बाद ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज हैं उस तरीके से हटाया जाएगा, तो बाकी जो कमिश्नर हैं उनको कैसे हटाया जाएगा? तो देखिए, जो बाकी दो कमिश्नर हैं उनको क्या करना होगा कि हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सिफारिश करना होगा। अब यहाँ पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश किए, उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनको हटाने के लिए भी सिफारिश करेंगे, उसके बाद इनको हटाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया है। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि शुरू से अभी तक इसका क्या सिस्टम रहा है, बीच में क्या क्या बदलाव हुआ। देखिए, 1950 में यहाँ पर केवल एक निर्वाचन आयुक्त की बात की गई थी। ये सिस्टम चलता रहा 1989 तक। अगर तारीख की बात करें तो 15 अक्टूबर तक यही सिस्टम चलता रहा। मतलब कि 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक निर्वाचन आयुक्त थे, चुनाव होता था, वो सारा सिस्टम अपने हिसाब से केवल एक निर्वाचन आयुक्त ही देखते थे। अब इसके बाद एक केस हुआ, उसका नाम है एस धनोवा बनाम भारत संघ। जब ये केस हुआ, इस केस के माध्यम से फिर ये नियम बना, अब क्या होगा कि भारत को जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 कमिश्नर होंगे। मतलब वैसे ही जैसे कि अभी चल रहा है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 और निर्वाचन आयुक्त होंगे। और ये सिस्टम कब से चालू हो गया? 16 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को केस चला और 16 अक्टूबर से ये सिस्टम चालू भी हो गया कि 3 निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब ये केवल चलता है 1 साल तक ही, लगभग 1 साल तक कह सकते हैं। 1990 में फिर इसमें बदलाव होता है, कहते हैं कि नहीं, 3 निर्वाचन आयुक्त नहीं होंगे, फिर से इसमें यह सिस्टम कर दिया गया कि इसमें एक ही निर्वाचन आयुक्त होगा। अब ये फिर वैसे ही चलने लगा। 1993 तक फिर यही सिस्टम फॉलो किया जाता है और 1993 में फाइनली ये कहा जाता है या ये नियम बना दिया जाता है कि अब निर्वाचन आयोग में बहुसदस्यीय सिस्टम का काम कर दिया गया, ये स्टार्ट कर दिया गया। मतलब ये है कि जो अभी भारत निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय है। अब उसमें 3 के बजाय 4 कमिश्नर, 5 कमिश्नर करना चाहे तो कर सकते हैं। सिस्टम ही खत्म कर दिया कि जब देखो तो 3 आयुक्त, 2 आयुक्त, 1 आयुक्त। अब ये बार बार नौटंकी नहीं होगी, अब ये है बहुसदस्यीय। और तब से ये फॉलो करने लगे, अभी तक चल रहा है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। बार बार हो रहा था कि 1950 से 1989 तक एक निर्वाचन आयुक्त, 1989 से 1990 तक फिर 3 निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद 1990 से 93 तक फिर एक, उसके बाद फिर जाके फाइनली ये नियम बना दिया गया, अब बहुसदस्यीय होंगे। अब निर्वाचन आयोग के काम के बारे में अगर बात कर लें तो सबसे पहले काम क्या होता है कि इनका काम है चुनाव करवाना। ये तो सबसे पहला ही काम है, ये इनके नाम पर ही है। दूसरा क्या है कि चुनाव कराने के लिए काफी सिस्टम को फॉलो भी करना होता है। जैसे कि चुनाव कहाँ कहाँ कराना है, उसका एक दायरा भी होगा कि यहाँ पर इस तरीके से होगा, वहां पर इस तरीके से होगा, इसलिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है। फिर अलग अलग क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है कि नामांकन, पंजीकरण, इसका काम किया जाता है। फिर हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि अलग अलग दल हैं। कुछ लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर उनको चिन्ह दिया जाता है, उनको पहचान मिली हुई है, कुछ लोगों को राज्य के स्तर पर मिला हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब चुनाव करवा रहे होते हैं तो उनको एक कुछ पहचान या चिन्ह दिया जाता है, वो भी चुनाव आयोग करता है काम। तो इस तरीके से उसके कई अपने अलग अलग काम हैं। अब जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव हो रहा होता है
तो वहां पर किनकी पोस्टिंग की जाएगी, किनको ये अधिकार दिया जाए, ये भी चुनाव आयोग अपने हिसाब से देखता है। अब इसके साथ ही हम एक चीज और बात करते हैं। आप सभी मतदान करने तो जाते ही होंगे। हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 326 में, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हम सभी को यह अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान करें। अब मतदान करने की जो उम्र है, पहले 21 साल थी, फिर उसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, और उसके तहत फिर कर दिया गया कि अब हम 18 साल के जब हो जाएंगे तभी से हमें मतदान का अधिकार मिल जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये तो याद रहता है कि 61वां संविधान संशोधन में हमें अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद है वो याद नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 326 के तहत है।